नमस्कार। अमरावती मंडल के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश दुबे, मेरे साथ हैं अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल जी। पिछले 2-3 दिनों से श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के मुखिया संभाजी भिड़े, जिन्हें भिड़े गुरुजी के नाम से जाना जाता है, वे विदर्भ क्षेत्र के दौरे पर हैं। 2 दिन पहले वे अमरावती आए थे, इससे पहले वे चंद्रपुर गए थे और आज उनका यवतमाल में कार्यक्रम भी हुआ। विदर्भ क्षेत्र में संभाजी भिड़े जहाँ जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी विवादास्पद बयान दिए हैं। अमरावती में भी भिड़े गुरुजी ने महात्मा गांधी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था और इसे लेकर अमरावती से विधानसभा तक काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा के पावर सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी मामला गूंजा। इस विषय पर एक चर्चा करने के लिहाज से आज अनिल अग्रवाल जी हम सभी के साथ हैं। तो अनिल जी, ये जो कुछ भी हंगामा चल रहा है और संभाजी भिड़े गुरुजी के बयान को लेके जो भी सनसनी मची हुई है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं सीपी स्पष्ट कर दूं कि शायद हमारी ये फेसबुक लाइव चर्चा नहीं है, फेसबुक रिकॉर्ड चर्चा है। और जो उसका कारण है कि आज शनिवार है, रात के 9-9:15 बज चुके हैं। ऐन वक्त पर आपका और हमारे संपादकीय विभाग का ये निर्णय हुआ कि भिड़े गुरुजी के विषय पर हम कुछ चर्चा करें, पाठकों तक और फेसबुक और यूट्यूब के दर्शकों तक इसके बारे में ताज़ा जानकारी हम प्रेषित करें। तो फेसबुक का रिकॉर्डेड कार्यक्रम है जो शायद हमारी तकनीकी टीम आने वाले घंटों में या कल आपके समक्ष पेश करेगी। भिड़े गुरुजी के दौरे को लेकर, उनके विवादों को लेकर आपका आज का ये आयोजन है, चर्चा है। भिड़े गुरुजी अपने आप में भले ही 87 वर्ष के हो चुके हैं जी, लेकिन अपने आप में एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में। विशेषकर श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, जब उनका प्रधानमंत्री के पुणे एक दौरे के समय एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए थे, उसके बाद वे काफ़ी चर्चित रहे, पूरे देश में चर्चित रहे। चर्चा के साथ साथ कई विवाद उनसे जुड़े और मुझे लगता है कि भिड़े गुरुजी विवाद पसंद व्यक्तिमत्व है। वे ऐसे विषयों को छेड़ते हैं जो शायद ये भी जो विषय आज के दौर में आवश्यक है या नहीं, उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। भिड़े गुरुजी का विदर्भ दौरा रहा जिसमें पहले उन्होंने चंद्रपुर, फिर अमरावती, कल उन्होंने बयानबाजी की, परसों माफ कीजिए बयानबाजी की, उसके बाद आज भी यवतमाल में। इन तीनों जगहों पर उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस, इन सब को लेके काफ़ी विवादास्पद बयान दिए। इस बयान के बाद अमरावती से लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा तक उनके खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हुई। न केवल कांग्रेस आक्रामक हुई बल्कि विपक्ष आक्रामक हुआ। विपक्ष ने उन पर कार्रवाई को लेकर इस तरह का दबाव बनाया कि सदन में मुख्यमंत्री को और राज्य के गृह मंत्री को आश्वासन देना पड़ा कि वे इस पर जांच के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सदन में आश्वासन दे चुके थे हमारे गृह मंत्री राज्य के। इसके लिए आज ये तो तय था कि भिड़े गुरुजी के खिलाफ अमरावती के किसी न किसी पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया जाएगा जी। अमरावती के राजापेट पुलिस थाने में उनके और अमरावती के 2 स्थानीय पदाधिकारियों के खिलाफ इस तरह कुल 3 के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है जी। तीनों के खिलाफ 153 और धारा 500, धारा 505 ब, 34 भादवी और मुंबई एक्ट 135, इन धाराओं के तहत अलग अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। अपराध दर्ज करने के बावजूद भी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री यशोमती ताई ठाकुर की अगुवाई में जी यहाँ के पुलिस आयुक्त से जाकर मिला। आयुक्त की अनुपस्थिति में डीसीपी को यह पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला और इसमें उन्होंने कल तक भिड़े गुरुजी की गिरफ्तारी की मांग की है जी और अल्टीमेटम दिया है कि कल शाम तक, मतलब रविवार की शाम तक अगर यह गिरफ्तारी नहीं होगी तो कांग्रेस अपना आंदोलन और अधिक तीव्र करेगी जी। अब देखते हैं क्या होगा आने वाले 24 घंटों में। अनिल जी, ये जो धारा 153 लगी है, 500 लगी है, 505 लगी है, 34 लगी है, ये धाराओं के बारे में भी मुझे लगता है कि हमने अपने दर्शकों को और अपने पाठकों को बताना चाहिए कि बेसिकली ये धाराएं हकीकत में वस्तुतः होती क्या हैं।
बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये 153 अ और 505 ये दोनों होती है धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में। मैंने कुछ वकीलों से भी इस संबंध में बात की थी। वकीलों ने जो जानकारी दी है मैं जस की तस दर्शकों के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। ये धाराएं मूलतः होती क्या है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 अ धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसे 1898 में अधिनियमित किया गया था और मूल दंड संहिता का हिस्सा यह नहीं था। संशोधन के समय वर्ग द्वेष को बढ़ावा देना राजद्रोह के अंग्रेजी कानून का एक हिस्सा था, लेकिन भारतीय कानून में शामिल नहीं था। प्रावधानों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। इसके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय है। उदाहरण के लिए धारा 153 ए और 153 बी में अभियोजन शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब 153 अ में यदि पुलिस को चार्जशीट पुटअप करनी है तो उसके पूर्व राज्य के गृह मंत्री की लिखित अनुमति उन्हें लेना आवश्यक है, और यदि राज्य के गृह मंत्री की गृह विभाग की यदि इसमें अनुमति नहीं होती है तो यह ट्रायल कोर्ट में टिक नहीं पाता है। अभियोजन पक्ष को इसका पूरा फायदा प्राप्त होता है, लेकिन धारा दर्ज करने के बाद इसकी गिरफ्तारी, अभियोजन की गिरफ्तारी तक, आरोपी की गिरफ्तारी तक इसमें पुलिस को कार्रवाई करने के स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन यदि चार्जशीट पुटअप करने के पहले गृह मंत्रालय से इस बारे में चार्जशीट पुटअप करने के लिए अनुमति नहीं ली गई तो अदालत में यह मामला काफ़ी कमज़ोर होता है। जी, अमरावती में जो धाराएं लगाई गई है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि आने वाले 24 घंटों में, 48 घंटों में पुलिस स्थानीय जो 2 पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि भिड़े गुरुजी के खिलाफ गिरफ्तारी की ऐसी कोई कार्रवाई अमरावती पुलिस करेगी या कर पाएगी। अनिल जी, जैसा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफ़ी मुखर है। निश्चित तौर पर भिड़े गुरुजी का जो बयान है वो महात्मा गांधी को लेकर जिस तरीके से दिया गया वो निषेधात्मक या निंदनीय है। लेकिन अभी तक के कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने खुद होकर पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। 27 तारीख को ये बयान आता है और 29 तारीख को तड़के 3 बजे खुद राजापेट पुलिस संज्ञान लेकर इस मामले में शिकायत अपनी ओर से दर्ज करती है। और अब इसके अंदर आगे जो कार्रवाई होगी तो कांग्रेस ने जो प्रेशर बनाया हुआ है, जो दबाव बनाया हुआ है, कहीं उस चक्कर में आकर ये मामला दर्ज हुआ, क्योंकि शिकायत करता तो कोई है नहीं, खुद पुलिस ने ही मामला दर्ज किया है। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा ये भी आपने। पहले आपको और हमको ये समझना होगा कि भिड़े गुरुजी का जो व्याख्यान या भाषण का कार्यक्रम होता है उनके प्रतिष्ठान द्वारा, इस बार विदर्भ में जितना दौरा आयोजित किया गया उसमें अमरावती में दौरा कवर करने के लिए, व्याख्यान कवर करने के लिए जब हमारी संपादकीय टीम वहाँ गई तो संपादकीय टीम के सदस्यों ने बताया कि सबसे पहले भिड़े गुरुजी ने आह्वान किया कि जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकेगा, फिर वो पुलिस हो या मीडिया हो, बाहर निकल जाए जी। और जिनके पास कैमरे हैं उन सभी मीडिया को भिड़े गुरुजी ने बाहर कर दिया था जी। इसके अलावा जो प्रिंट मीडिया थी और जो लोकल मीडिया थी उसके ही कुछ बंदे जो आयोजकों के परिचित थे जी, वे गुड फेथ में आपसी सहमति में या जान पहचान के आधार पर भीतर गए। उन्होंने उनका गुरुजी का भाषण पूरा कवर किया और इस भाषण के आधार पर खबरें बनाई जी। गुरुजी ने 3 घंटे व्याख्यान दिया जी। 3 घंटे व्याख्यान देते समय उन्होंने हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में बताते हुए 18,000 सालों का इतिहास बताया जी, जिसमें वे करंट 5,000 सालों का इतिहास बताते बताते जब आज़ादी के दौर तक आए जी, तो आज़ादी के समय उन्होंने आरोप प्रत्यारोप या फिर महात्मा गांधी को लेकर जो कुछ विवादास्पद पुस्तकें लिखी गई है, उन्होंने 2 पुस्तकों का हवाला दिया। वे 2 पुस्तकें, एक पुस्तक तो है प्राध्यापक प्राचार्य के.एस. नारायणाचार्य, ये बहुत बड़े लेखक हैं जिनकी महात्मा गांधी पर पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी को पुस्तक शायद बैन हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन वो पुस्तक हम देख सकते हैं। उस पुस्तक के कुछ कोटेशन यहाँ के मार्कंडेय नाम के व्यक्ति ने वहाँ पढ़े। उसके अलावा एक और पुस्तक का उन्होंने हवाला दिया, वो पुस्तक थोड़ी विवादास्पद होने से हम उसका नाम यहाँ नहीं लेंगे।
उन दो पुस्तकों में वे कोटेशन पढ़े गए जो महात्मा गांधी के बारे में आक्षेपार्ह है जी उन्होंने स्वयं भिड़े गुरुजी ने वे दोनों कोटेशन नहीं पढ़े जी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कुछ पुस्तकों में महात्मा गांधी के बारे में उल्लेख है और महात्मा गांधी के बारे में वह जो उल्लेख है वो फलाना व्यक्ति पढ़ेगा और फिर मार्कंडेय नाम के व्यक्ति ने वो कोटेशन पढ़े जी। वो काफ़ी विवादास्पद है और मुझे लगता है कि जो आम भारतवासी है वो उस कोटेशन को या महात्मा गांधी के बारे में उन वक्तव्यों को नहीं सुनना पाएगा जी। नहीं सुन पाएगा सरासरी तौर पे औसतन तौर पे वो उसके बाद उस समय एक और दिलचस्प बात है कि पुलिस वहाँ सिविल ड्रेस में थी जी जो पुलिस वहाँ फिरियादी बना है राजापेट पुलिस स्टेशन में जो पुलिसकर्मी फिरियादी बना है पुलिस ने खुद स्वयं संज्ञान लेकर सुमोटो लेकर यह कार्रवाई की है पुलिस खुद ही इसमें फिरियादी है जी। उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई लेकिन चूंकि कल मामला हाउस में काफ़ी गूंजा था जी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यह मामला कई पूर्व मंत्रियों ने यह मामला उठाया था और कांग्रेस ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि भिड़े गुरुजी का तुरंत बंदोबस्त किया जाए जी और उस आधार पे मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम देखते हैं जी तो यह तो निश्चित था कि भिड़े गुरुजी के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होगी जी लेकिन इतने तुरंत में गुना दाखिल कर लिया जाएगा शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि यशोमती ताई ठाकुर और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों ने फिर बबलू देशमुख जी हो बबलू शेखावत जी हो या अन्य पदाधिकारी हो या बलवंत वानखड़े हमारे विधायक हो तो जिले के सभी कांग्रेसियों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया था आज बड़े आंदोलन की तैयारी थी जी लेकिन उस आंदोलन के पहले ही सुबह सवेरे ही यह गुना अपराध दर्ज कर लिया गया उन्होंने शायद पुलिस ने भी कांग्रेस के आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश की और कांग्रेस के प्रेशर में ही निश्चित तौर पे यह गुना अपराध दर्ज हुआ है। अनिल जी इन दिनों ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग राजनीति में विशेषकर या बहुत सारी टीवी बहस के दौरान भी ये एक प्रवृत्ति बन गई है या इसे कहें कि ये एक परंपरा बनती जा रही है कि जिन विषयों का वर्तमान से कोई लेना देना नहीं कहा जाता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए क्योंकि अतीत में जो कुछ हुआ या अतीत की तरफ क्योंकि अतीत में जो कुछ हुआ न उसे बदला जा सकता है न उस पर बात करके आज कोई फायदा है। ऐसे समय बहुत सारे नेताओं द्वारा कतिपय हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि बेसिकली मैं दर्शकों से स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ पर किसी का पक्ष लेने के लिए या किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं प्रस्तुत हैं। इस चर्चा का विषय बड़ा एक स्वस्थ चर्चा हो ये हमारा एक बड़ा सार्थक हमारा हेतु है। तो अनिल जी मैं ये कह रहा था कि इन दिनों ये जो एक परंपरा बन गई है या प्रवृत्ति बन गई है कि आपको अगर चर्चा में आना है तो किसी भी महापुरुष को लेकर या उसके चरित्र को लेकर आप कोई लांछन उड़ा दीजिए आप तुरंत नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन में आ जाएंगे सुर्खियों में आ जाएंगे। ये प्रवृत्ति आपको नहीं लगता कि बहुत घातक है या इससे वाकई समाज में एक जनक्षोभ का विषय बन सकता है धार्मिक या भावनात्मक भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं या भड़क सकती हैं तो इस पर कहीं ना कहीं वाकई लगाम लगनी चाहिए। ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? देखिए हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A आप सभी जानते हैं आप भी जानते हैं शायद अधिकांश दर्शक भी जानते होंगे संविधान ने हमें इसकी स्वतंत्रता दी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में कई पार्टियों के नेता और कई प्रतिष्ठानों के नेता या नेतृत्व या कई संस्थानों का नेतृत्व कुछ ऐसी बयानबाजियां कर रहा है जिससे स्वस्थ समाज दूषित हो रहा है। फिर कभी वीर सावरकर के बारे में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं फिर कभी महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है फिर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है और इन सब के बारे में कहते समय जैसा आज भिड़े गुरुजी ने 2 पुस्तकों का हवाला लेकर बात की लेकिन साथ ही यह भी हमें देखना समझना होगा कि हमारे इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे रखा है और उनके बारे में यदि किसी 1 या 2 पुस्तक में कोई कोटेशन है लेकिन लाखों पुस्तकें ऐसी भी है जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का ही दर्जा दिया गया। पूरी दुनिया ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारी आज़ादी देश को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन क्या भिड़े गुरुजी अकेले ऐसे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं? भिड़े गुरुजी के अलावा देश की कई पार्टियों के नेता गाहे बगाहे
हमेशा पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल सही। गाहे बगाहे कभी वीर सावरकर के बारे में बयान दिए जाते हैं, कभी महात्मा गांधी के बारे में बयान दिए जाते हैं, कभी किसी विशिष्ट धर्म के बारे में बयानबाजी की जाती है। और विशेष बात तो ये है कि इसको जो सरकारें होती हैं वो इसको एक्सेप्ट भी करती है। जी। भिड़े गुरुजी की जगह यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, मैं इसका आपको एक और जानकारी दूं कि ये जो भिड़े गुरुजी का व्याख्यान यहाँ आयोजित किया गया था, इसके लिए यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों ने पुलिस से जो अनुमति मांगी थी, पुलिस ने इस व्याख्यान के लिए अपनी अनुमति नहीं दी थी। जी। पुलिस की अनुमति के बाद ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, मेरे पास जो जानकारी है। जी। इसके बावजूद भी यह कार्यक्रम हुआ, पुलिस के सामने हुआ, पुलिस की देखरेख में हुआ। वहाँ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी व्याख्यान हुआ। और ये निश्चित था कि व्याख्यान के बाद कंट्रोवर्सी होनी है, विवाद होना है, लेकिन इस बार सीधे महात्मा गांधी के बारे में विवाद उत्पन्न हो गए। तो इससे आम भारतीय नागरिक की भावनाएं तो निश्चित तौर पे आहत हुई है। और मुझे लगता है कि यदि हमें आगे जाना है, देश को आगे बढ़ना है, तो इस तरह की बयानबाजियों से हर पार्टी को बचना होगा, हर नेतृत्व को बचना होगा, और विशेषकर उन नेताओं को, उन व्यक्तियों को बचना होगा जिनको समाज फॉलो करता है, जिनको समाज पूछता है, मानता है। ऐसे व्यक्तियों को ऐसी बयानबाजियों से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बचना होगा। वो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है, यशोमती ठाकुर ने कल शाम तक, रविवार शाम तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि भिड़े गुरुजी की गिरफ्तारी अमरावती की पुलिस कर पाएगी। इसके पहले तो उनका कई, इससे भी बड़े बड़े कई बयान आए हैं, उसमें भी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बयान, अपराध जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन अब स्थानीय पदाधिकारियों की गिरफ्तारी में कांग्रेस मानती है, नहीं मानती है। यशोमती ठाकुर का जो अल्टीमेटम है, कांग्रेस का अल्टीमेटम है, शहर कांग्रेस का अल्टीमेटम है, जिला कांग्रेस का अल्टीमेटम है, 2-2, 3-3 विधायकों का अल्टीमेटम है। अब ये अल्टीमेटम यदि पूरा नहीं होता है तो परसों यदि कांग्रेस सड़कों पर उतरती है तो निश्चित तौर पे इसका शहर की व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। जैसा अनिल जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो मुझे लगता है कि हमारे संविधान ने हमें मूलभूत या मौलिक अधिकार तो दिए हैं। अनिल जी भी मेरी बात से सहमत रहेंगे कि प्रत्येक अधिकार के साथ में कर्तव्य भी जोड़ा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ में आप किस तरह से अभिव्यक्त हों, कहाँ अभिव्यक्त हों और कैसे अभिव्यक्त हों, इसकी जवाबदारी का भी भान होना काफ़ी निश्चित है। और यदि हम सार्वजनिक जीवन में हैं तब तो शायद वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे कहे का असर बहुत दूर तक जाता है। इसके साथ ही कई बार इस विषय को लेकर भी बहस चलती है कि विनायक दामोदर सावरकर क्या वाकई वीर थे या स्वतंत्र वीर थे। कई बार ये भी बहस होती है कि क्या महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी वाकई राष्ट्रपिता थे अथवा नहीं थे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्वतंत्र वीर सावरकर को वीर की उपाधि खुद महात्मा गांधी जी ने दी थी। और आज के युवा या दक्षिणपंथी संगठन इन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये भी याद रखा जाना चाहिए कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इन्हीं व्यक्तित्व के नाम पर हमारे राजनीतिक दल कई बार अपनी एक अलग अलग धारा बनाते हैं, लेकिन हकीकत में सारे महापुरुष एक दूसरे का सम्मान करते थे, ये भूला नहीं जाना चाहिए। मुझे जानकारी यह भी मिली है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भिड़े गुरुजी के बारे में आज मीडिया से बातचीत करते समय जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदाधिकारी को इस तरह के किसी भी व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक रूप से शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन वो उनकी भावनाएं थी कि शायद बहुत दुखी हो गई या हो क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की एक्शन का रिएक्शन वो था। उसके बारे में भी शिव प्रतिष्ठान के जो भिड़े गुरुजी का जो प्रतिष्ठान है, उसके पदाधिकारी पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वाले हैं। वो भी एक मामला बूझेगा, फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी। और ये सारे मामले पे राज्य के सत्ताधारी पार्टियों के उच्च नेताओं की नजर लगी हुई है, नजरें गड़ा कर रखे हुए हैं। और ये राजनीतिक लाभ और नुकसान वाला भी मुद्दा होगा। पुलिस भी तनाव में है कि आने वाले दिनों में हमारे शहर में फिर क्या होगा। तो ऐसे में अब दर्शकों, ये सवाल मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ कि किस तरह के बयानों को कितनी तवज्जो दी जानी चाहिए, ऐसे बयानों को लेकर कितने तनाव में आया जाना चाहिए, और क्या वाकई ऐसे बयानों की वजह से या ऐसे बयानों का इतना महत्व होता है कि उसकी वजह से हम अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश का माहौल अस्थिर करें, खराब करें या अशांत करें। फैसला आपका।